गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में कारा में आज हम पढ़ेंगे कायिक जनन के बारे में। देखिए, कारा में जनन जो है वो दो विधियों से संपन्न होता है। रिप्रोडक्शन इन कारा, ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, यानी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी केवल कायिक और लैंगिक जनन होते हैं, नॉट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहले हम जानेंगे कायिक जनन के बारे में, ठीक है। कायिक जनन कैसे होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। कायिक जनन देखिए निम्न कई इसमें विधियां हैं। पहली विधि क्या है? नंबर 1 बाय ट्यूबर, ठीक है, ट्यूबर यानी कंद द्वारा इनके अंदर कायिक जनन होता है। तो देखिए जो मूलाभास होते हैं कारा के, उस पर कंद जैसी संरचनाएं बनती हैं और बाद में ये कंद जो है वो अंकुरित हो जाते हैं। तो कारा में इस प्रकार से देखिए राइजोइड्स पाई जाती हैं। ये राइजोइड्स हैं, शाखित राइजोइड्स इनके अंदर इस प्रकार से होती हैं, ठीक है, और इन पर क्या पाए जाते हैं? इस प्रकार से कंद बन जाते हैं जो संचित भोज्य पदार्थ युक्त होते हैं। इस कंद जैसी संरचनाओं का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। तो ये ट्यूबर है, और ये ट्यूबर जब ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, यानी ये एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है एक तरह से राइजोइड्स की, या हम इसे एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म से ये कंद जैसी संरचनाएं बन जाएगी, और ये फिर क्या होगा? कंद जो है इस राइजोइड से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद इसमें विभाजन हो जाता है, और विभाजन से आगे फिर कारा का विकास हो जाता है, यानी कि नया कारा बन जाएगा। इस तरह से ट्यूबर द्वारा इनके अंदर कायिक जनन होता है। दूसरा जो है इसके अंदर आता है वो आता है नेक्स्ट एमाइलम स्टार्स। अगला जो है वो है एमाइलम स्टार्स। एमाइलम स्टार इसको हम कहते हैं। ये तारे जैसी संरचनाएं होती हैं, और जो मुख्य अक्ष की जो पर्व संधि है निचली, उन पर कोशिकाओं के समुच्चय से बनती हैं। तो देखिए ये तो राइजोइड्स हैं, और ये इसका मुख्य अक्ष है, और ये मुख्य अक्ष की निचली पर्व संधि है, ठीक है, ये नोड है। इस नोड पर कोशिकाओं का समुच्चय हो जाता है, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स हो जाता है। तो कोशिकाओं के समुच्चय से तारे जैसी संरचनाओं का विकास होता है, उनको ही हम एमाइलम स्टार कहते हैं। और इन एमाइलम स्टार से आगे देखिए ये जो एमाइलम स्टार है, इनके अंदर स्टार्च भरा होता है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ है वो भरा होता है, और फिर ये मात्र पादप से अलग होने के बाद नए पादप को या नए कारा को जन्म देते हैं। तो ये जो यहाँ पर एमाइलम स्टार्च इस नोड पर बनते हैं, वो किस प्रकार के बनते हैं? वो देखिए इस प्रकार के बनते हैं, ऐसे होते हैं ये एमाइलम स्टार्स। बहुत ही आसान तरीके से हम इनको बना सकते हैं।
तो ये तारे जैसी संरचना आपको सामने दिखाई दे रही है, इसको हम कहेंगे एमाइलम स्टार्च। इनके अंदर क्या भरा रहता है? इनके अंदर स्टार्च भरा रहता है, ठीक है। और फिर ये अंकुरित हो जाते हैं। जब ये मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं तो ये अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार की संरचना एमाइलम स्टार की होती है और ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी जाता है, इसका डायग्राम भी पूछ लेते हैं। और एमाइलम स्टार सिर्फ इतना ही लिखा होता है पेपर में, तो उस पर कमेंट भी आपको बताना हो सकता है। तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि ये प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, तारे जैसी संरचनाएं होती हैं और मुख्य अक्ष की निचली परव संधि पर कोशिकाओं के समुच्चय से इनका विकास होता है। इनके अंदर स्टार्च भरा रहता है। मुख्य पादप से अनुकूल परिस्थितियों में जब ये अंकुरित होने होते हैं तब ये मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं। फिर इनमें आगे कोशिकाओं का जो एग्रीगेशन है फिर से होता है, यानी कि फिर ये पूरा जो एक ही भाग बन जाएगा, फिर इसमें विभाजन होगा और फिर नई कोशिकाओं का अर्थात नए कारक का विकास होता है। तो एमाइलम स्टार्च से इस प्रकार से कायिक जनन होता है। तीसरा जो है वो आता है इसके अंदर बुलबिल। इसका जो एमाइलम स्टार का एक एग्जाम्पल या एक जाति का नाम पूछ लिया जाए तो स्टेलीजेरा, ठीक है, कारा स्टेलीजेरा, ये जो जाति है इसके अंदर एमाइलम स्टार बनता है, ठीक है। इसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का अगला जो फेज है नंबर तीसरा, वो है बुलबिल। बुलबिल को पत्र प्रकलिका हिंदी में कहते हैं, ठीक है, पत्र प्रकलिका इसको हम हिंदी में कहते हैं। और ये गोल और छोटी संरचनाएं होती हैं, मूलाभासों पर बनती है ये और भूमिगत रहती है, ठीक है। और ये प्रीनेंशन का काम भी करती है, पेरेनेशन का काम करती है, यानी बहुवर्षिता का साधन होती है। तो कारा में बहुवर्षिता का साधन क्या है? बुलबिल है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? बुलबिल। कारा में बहुवर्षिता का माध्यम या साधन क्या होता है? बुलबिल होता है। तो देखिए ये रूट बुलबिल, ठीक है, रूट बुलबिल भी होती हैं और शूट बुलबिल भी होती हैं, ठीक है। यानी कि रूट पर बनने वाली, तो कारा में रूट तो होती नहीं है, राइजोइड्स होती हैं, तो राइजोइड्स पर बनेंगी, ठीक है। और ये शूट बुलबिल, शूट यानी जो कारा का मुख्य अक्ष है वहाँ पर इस तरह से इनका विकास होता है, ठीक है। तो देखिए जो मूलाभासों पर बनेगी, ठीक है, राइजोइड्स पर बनती है। किस में बनती है? कारा एस्पेरा में। कारा एस्पेरा में ये राइजोइड्स पर बनती है, तो इनको रूट बुलबिल कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? रूट बुलबिल। और कुछ अन्य जो जातियां हैं कारा बाल्टिका, वहाँ पर ये स्तंभ के निचले भागों पर बनती हैं। तो स्टेम के निचले भागों पर बनती हैं। तो ये किस में बनती है? कारा बाल्टिका में, ठीक है, जो कि एक 10 मिनट बाद। तो ये किस पर बनती हैं? स्टेम के निचले भागों पर बनती हैं। तो कारा बाल्टिका में ये स्टेम के निचले भागों पर बनती हैं, ठीक है। अब आप याद कीजिए, कारा बाल्टिका दोबारा नाम आया है याद, तो आपको होना चाहिए कारा बाल्टिका एक क्या है? लवणीय जाति है। कारा की लवणीय जाति क्या है? कारा बाल्टिका, यानी लवण जल में, शेलाइन वाटर में ये पाई जाती है, ठीक है। आगे है, अब ये किस तरह से देखिए राइजोइड्स पर भी हैं और राइजोइड्स के साथ ये स्टेम पर बनती हैं। तो राइजोइड्स पर बनने वाली को तो रूट बुलबिल कहते हैं और स्टेम पर बनने वाली को हम क्या कहते हैं? स्टूल, जो शूट बुलबिल है कहा जाता है, ठीक है। आगे है नंबर नेक्स्ट, वो है सेकेंडरी प्रोटोनीमा।
सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है। इसे हम द्वितीयक प्रथम तंतु कहते हैं। द्वितीयक क्या कहते हैं? प्रथम तंतु कहते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो थैलस में जो पुरानी परव संधियां यानी कि पुरानी जो नोड हैं और राइजोइड्स हैं, उनसे क्या निकलती हैं? नई अपस्थानिक नग्न शाखाएं निकलती हैं, जिनको हम द्वितीयक प्राथमिक तंतु कहते हैं। जैसे ये राइजोइड्स हैं, ठीक है, और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये नोड है मुख्य अक्ष की। तो यहाँ से इस तरह से क्या निकल जाती हैं? अपस्थानिक शाखाएं निकल जाती हैं। इनको ही हम सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं, ठीक है। और फिर ये इस मुख्य पादप से अलग हो जाती हैं। जैसे ये अलग हो गई, फिर इसमें विभाजन होता है और कारा का नया पादप बन जाता है। तो इस प्रकार से इनके अंदर कायिक जनन होता है इन चारों विधियों द्वारा। तो कायिक जनन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत आसान भी है, बस आपको बताना होता है। कोई इसका प्रोसेस नहीं है, कोई इसमें विभाजन का प्रोसेस आपको नहीं बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में कैसा होता है? ऊगेमस टाइप होता है, ठीक है। ऊगेमस टाइप होता है, यानी विषम युग्मकी प्रकार का इनके अंदर जो है पाया जाता है, विषम युग्मकी। क्लियर? तो नर और मादा जननांग ये काफी जटिल संरचनाएं होती हैं जो इनके अंदर बनती हैं। तो इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको हम क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तो हम कहते हैं ग्लोब्यूल, ठीक है, या इसको हम एंथ्रीडियम भी कह सकते हैं, लेकिन वैसे इसको क्या कहा जाता है? ग्लोब्यूल ही कहा जाता है। एग्जाम में ग्लोब्यूल के नाम से ही पूछा जाता है, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको हम कहते हैं न्यूक्यूल, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ऊगोनिया। क्लियर? तो इस प्रकार से इनके अंदर अंडधानी और जो ऊधानी है, इन दोनों को विशिष्ट नामों से जाना जाता है। तो ग्लोब्यूल और न्यूक्यूल, और किसी भी एल्गी में इस तरह से लैंगिक अंगों को कोई नाम नहीं दिया गया है स्पेशल। केवल कारा में ही जो इसके नर और मादा जननांग है, तो नर जननांग को ग्लोब्यूल कहते हैं और मादा जननांग को न्यूक्यूल कहते हैं। केवल ये कारा में ही कहा जाता है, ठीक है। जननांग निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की नोड पर उत्पन्न होते हैं। तो मैंने आपको बताया था इस तरह से ये कारा का पादप है। कारा में इस तरह से ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं निकली हुई आप देख सकते हैं। और इन अनलिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं पर नोड पर इस तरह से लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं होती हैं। तो ये हैं लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाएं, ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ, ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, ठीक है। ये है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो यहाँ पर इन लिमिटेड ग्रोथ वाली शाखाओं पर इनका निर्माण होता है, ठीक है। कैसे होता है देख लीजिए, यानी कहाँ किस पोजीशन पर होती है। तो ये है इसकी नोड, यानी ये एक लिमिटेड ग्रोथ वाली ब्रांच है। तो ये नोड आपके सामने आपको दिखाई दे रही होगी, इस प्रकार से ये नोड है। तो नोड पर ऊपर की ओर, यानी यहाँ पर इस तरह से जो है किसका विकास होता है? न्यूक्यूल का विकास होता है, ठीक है। ये न्यूक्यूल है, ऐसी होती है ये न्यूक्यूल। दोबारा बनाना पड़ेगा। और ये ग्लोब्यूल होता है। तो इस प्रकार से नीचे की तरफ तो क्या है? ग्लोब्यूल बनेगा। ये ग्लोब्यूल है यानी नर जननांग, और ये न्यूक्यूल है यानी मादा जननांग, ठीक है। और ये स्टीपल होती है, स्टीपल यानी अनुपर्ण, इस तरह से बड़ी बड़ी अनुपर्ण इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि कारा में नर और मादा जननांग कहाँ बनते हैं,
तो नर और मादा जननांगों का विकास निश्चित वृद्धि वाली शाखाओं की नोड पर होता है, ठीक है। और दोनों ही लैंगिक अंगों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक रूप से इसे देखने की जरूरत नहीं है, हम इनको नग्न भी देख सकते हैं। हाँ, इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ती है। ज़्यादातर जो कारा की जातियां हैं वो मोनोशियस होती है, यानी कि दोनों जननांग एक ही परव संधि पर इस तरह से बनते हैं, जो आपके सामने बना हुआ है डायग्राम। एक ही परव संधि पर जब दोनों जननांग उत्पन्न हो तो ऐसी जातियां क्या कहलाएंगी? मोनोशियस, यानी द्विलिंगाश्रयी जातियां कहलाती हैं, यानी कि दोनों लिंग को धारण करने वाली जाति है। कुछ जातियां डायोसियस भी होती हैं, यानी एक लिंगी भी होती हैं, जिसमें एक शाखा कोई भी निश्चित वृद्धि वाली शाखा है तो उस पर या तो नर या मादा जननांग दोनों में से कोई एक ही विकसित होता है, ठीक है। तो जो उभय लिंगाश्रयी जातियां हैं, यानी ये वाली जो जातियां हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि मादा जननांग न्यूक्लियोल कहाँ होता है? ऊपर की तरफ होता है, और इसके ठीक नीचे परव संधि की तरफ, नीचे की तरफ जो है परव संधि पर ग्लोब्यूल पाया जाता है, यानी कि नर जननांग नीचे होता है और मादा जननांग ऊपर होता है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कारा में जो उभय लिंगाश्रयी जातियां हैं, जो मोनोशियस जातियां हैं, वो कैसी होती हैं? वो पूर्व पुंधानी होती हैं, यानी प्रोटेंड्रस होती हैं। हमेशा याद रखना है कैसी होती हैं? प्रोटेंड्रस होती हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब होता है पहले पुंधानी का विकास होता है, ठीक है, बाद में किसका विकास होता है? बाद में अंडधानी का विकास होता है। यानी पहले ये संरचना बनेगी, नोड पर दोनों एक साथ बनती हैं, लेकिन पहले क्या बनेगी? ग्लोब्यूल बनेगी, उसके बाद नोक्यूल बनेगी, ठीक है। न्यूक्लियोल बाद में बनेगी और ये ग्लोब्यूल पहले बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो मोनोशियस यानी द्विलिंगाश्रयी जातियां हैं वो कैसी है? प्रोटेंड्रस होती है, अर्थात पूर्व पुंधानी होती है, यानी पुंधानी पहले बनती है, ठीक है। आगे है जननांगों का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, देख लेते हैं। देखिए, जननांगों का परिवर्धन अगर हम स्पेशल ग्लोब्यूल और न्यूक्लियोल का परिवर्धन पढ़ेंगे तो उससे पहले हम नोड पर होने वाले घटनाक्रम को जान लेते हैं कि किस तरह से नोड पर इनका विकास होता है। तो देखिए, थैलस में जो नीचे स्थित निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं हैं, उनकी परव संधियों की अभ्यक्ष सतह पर यानी एडेक्सियल सरफेस पर पुंधानी नीचे। तो पहली बात तो ये कौन सी सरफेस है? एडेक्सियल साइड, ठीक है, अभ्यक्ष सतह है, अभ्यक्ष सतह पर बनती है। पहली बात तो ये, ठीक है, ऊपर वाली साइड नहीं बनती है, नीचे वाली साइड बनती है। पुंधानी नीचे की ओर, अंडधानी ऊपर की ओर उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो अभ्यक्ष सतह है उस पर एक कोशिका होती है। तो हमने देखिए ये इसका क्या है? एक शाखा हमने बना ली, यहाँ पर ये नोड है, तो इस नोड पर यहाँ पर ये वाली जो कोशिका है, इस कोशिका से इनका विकास होता है। तो मैं इसको बड़े रूप में यहाँ पर इस तरह से बना लूँ, तो ये कोशिका इस प्रकार से होती है नोड पर, ठीक है। अब नोड पर आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल सेल कहते हैं, ठीक है। और ये कैसी है? ये एडेक्सियल होती है। एडेक्सियल यानी अभ्यक्ष सतह वाली पेरिफेरल परिधीय कोशिका है, ठीक है। तो देखिए, ये परिधीय कोशिका विभाजित होती है और विभाजन से एक बाहर और एक अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। कौन कौन सी कोशिकाओं का निर्माण करती है? एक बाहरी और एक अंदर वाली। तो देखिए, अब बाकी कोशिकाओं को मैं छोड़ देता हूं, केवल इसी कोशिका को पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इनमें विभाजन कैसा हो जाता है? परिधीय विभाजन हो जाता है, यानी ये कोशिका जो है इसी तरह से डिवाइड हो जाएगी। इसको हम परिधीय या पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, यानी परिणतिक विभाजन हो जाएगा। तो परिणतिक विभाजन से ये दो कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। अब दोनों कोशिकाओं में से देखिए, बाहर वाली कोशिका को हम क्या कहते हैं?
ये जो कोशिका है ये है एंथ्रीडियल इनिशियल, ठीक है, ये एंथ्रीडियल इनिशियल है, यानी कि पूंधानी प्रारंभिका है, यानी इस कोशिका से आगे पूंधानी का विकास होगा। सीधी सी बात यही है कि इससे आगे पूंधानी का विकास होगा, ठीक है। अब जो अंदर वाली कोशिका है यानी कि ये वाली कोशिका, इसमें फिर से विभाजन हो जाएगा। कौन सा विभाजन हो जाएगा? इसको तो हमने बाहर छोड़ दिया, ये तो है एंथ्रीडियल इनिशियल, लेकिन अंदर वाली कोशिका में इस तरह से फिर से परिणतिक विभाजन हो जाएगा। परिणतिक विभाजन होने से फिर से दो कोशिकाएं बन जाएगी, जिसमें एक तो बाहर की ओर कोशिका बनती है जो पूंधानी की ओर होती है, उसको बेसल नोड ऑफ क्या कहेंगे? बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम कहेंगे, और इसके अंदर वाली को इंटरनोडल सेल कहते हैं। तो ये तो हो जाती है इंटरनोडल सेल, ठीक है, यानी पर्व संधि कोशिका, इसको हम पर्व संधि कोशिका कहेंगे, ठीक है। और जो बीच वाली कोशिका है इसको हम कहते हैं बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम, यानी आधारीय पर्व संधि किसके लिए? एंथ्रीडियम के लिए। तो इससे एंथ्रीडियम का विकास हो रहा है, तो ये है एंथ्रीडियल इनिशियल। तो इस प्रकार से देखिए तीनों कोशिकाएं बन जाएगी। बाह्य पूंधानी कोशिका, ये तो है बाह्य पूंधानी कोशिका, ठीक है। इसके बाद फिर ये वाली कोशिका है बीच वाली, जिसे हम बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम कहते हैं, क्योंकि ये ठीक एंथ्रीडियम बनाने वाली कोशिका के नीचे होती है। और फिर सबसे लास्ट अंदर की ओर वाली कोशिका, जिसको हम इंटरनोडल सेल कहते हैं। तो ये एक रेखीय क्रम में ये कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए आगे, जो पूंधानी की आधारीय पर्व संधि की कोशिका है, पूंधानी की आधारीय यानी कि ये रही बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम, इस बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम में आगे फिर से विभाजन होते हैं, यानी कि ये 5 परिधीय कोशिकाओं का निर्माण करती है, ठीक है। उससे आगे हम यहाँ डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये तो बना रही है एंथ्रीडियल इनिशियल है ये, ठीक है, पूंधानी का विकास कर रही है। इसके अंदर वाली ये वाली जो कोशिका है इसको हम बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियल इनिशियल यानी बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम कह रहे हैं। तो इसमें देखिए इस प्रकार से 5 परिधीय कोशिकाओं का विकास होता है, ठीक है। 5 परिधीय कोशिकाएं इसके अंदर बन जाती हैं। आप देख सकते हैं ये 5 परिधीय कोशिकाएं हैं, क्लियर। इन 5 परिधीय कोशिकाओं का विकास किससे हो रहा है? बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम से हुआ है, ठीक है। अब इस बेसल नोड ऑफ एंथ्रीडियम से बनने वाली 5 परिधीय कोशिकाओं में से सबसे ऊपर वाली कोशिका यानी कि ये वाली कोशिका जो है ये तो हो जाती है ऊगोनियम इनिशियल, यानी कि इससे आगे अंडधानी का विकास होता है, ठीक है। इससे आगे किसका विकास होता है? अंडधानी का विकास होता है। अब 2 पार्श्व कोशिकाएं होती हैं, यानी कि एक ये वाली और एक ये वाली। इनको हम कहते हैं जो सह कोशिकाएं हैं, पार्श्व कोशिकाएं, लेटरल सेल। इनसे आगे किसका विकास होता है? इससे आगे सह पत्रिकाओं का विकास होता है जो कि न्यूक्लियस को घेरे हुए रहती है। तो सहपत्रिकाओं का विकास किससे होता है? सहपत्रिकाओं का विकास होता है किससे? 2 पार्श्व कोशिकाओं से सहपत्रिकाओं का विकास होता है, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये इस तरह से होती है ना न्यूक्लियल कर। जैसे ये न्यूक्लियल है तो मैंने आपको अभी डायग्राम थोड़ी देर पहले बनाया था, तो ये और ये दोनों किससे बनेगी? इन दोनों से बनेगी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो 2 नीचे वाली कोशिकाएं हैं, ये वाली, ये तो 2 काम आई गई है, अब बच गई ये दोनों। इनको हम कहते हैं कॉर्टिकल सेल। ये कॉर्टिकल सेल है, ठीक है। ये सहपत्रिकाएं बनाने वाली हैं, तो ये कहलाती हैं स्टीपल इनिशियल, यानी स्टीपल इनिशियल का मतलब यही है कि अनुपर्ण बनाने वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है।
तो अब देखिए दोनों कोशिकाएं निकल कर आ गई हैं बाहर। एंथीडियम बनाने वाली तो ये रही, और ये रही एंथीडियम बनाने वाली सबसे बाहर की ओर जो है वो, और ये है न्यूक्लियल बनाने वाली, ओगोनियम बनाने वाली। तो इस तरह से तो ऊपर की ओर क्या बन जाता है, ये न्यूक्लियल बन जाएगा, और नीचे की ओर इस एंथीडियल इनिशियल से इस प्रकार से क्या बन जाएगी, एंथीडियम बन जाएगी। ये दो पार्श्व कोशिकाएं, ये और ये वाली, इस तरह से दो क्या बना लेती हैं, सहपत्र बना लेती हैं, और ये कोशिकाएं कॉर्टिकल सेल बना लेती हैं। तो इस प्रकार से नोड पर ओगोनियम और एंथीडियम का विकास हो जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में एक बार फिर से देख लेते हैं 2 मिनट में। ये नोड है, इस नोड पर ऊपर की ओर न्यूक्लियल, नीचे की ओर ग्लोब्यूल बनता है। तो नोड पर ये कोशिकाएं जो है, इनमें एक परिधीय कोशिका यानी कि ये वाली, ये एडैक्सियल पेरिफेरल कोशिका होती है, यानी कि अभ्यक्ष परिधीय कोशिका। इस अभ्यक्ष परिधीय कोशिका में एक परिणतिक विभाजन होगा, जिससे दो कोशिकाएं बनेगी, एक बाहर की ओर एंथीडियल इनिशियल, जिससे आगे पूर्णधानी का विकास होगा, एक अंदर की ओर बनेगी जो कि आगे फिर से परिणतिक विभाजन करेगी, जिससे दो कोशिकाएं, एक अंदर की ओर इंटरनोडल सेल और एक बेसल नोड बनेगी, ठीक एंथीडियल इनिशियल के नीचे। इस समय ये एक रेखीय फॉर्म में एक के बाद एक कोशिका तीनों होती है। क्लियर। अब ये जो बेसल नोड है, इसमें 5 परिधीय कोशिकाओं का विकास होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 5 परिधीय कोशिकाओं का विकास होता है। इन 5 परिधीय कोशिकाओं में सबसे ऊपर वाली यानी कि ये वाली आगे न्यूक्लियल का विकास कर लेती है। इसकी 2 पार्श्व कोशिकाएं इन सहपत्रों का विकास कर लेती है, और जो 2 बच जाती हैं निचली, ये बना लेती हैं कॉर्टिकल सेल, और जो इंटरनोडल कोशिका है ये यहाँ पर इस तरह से इन दोनों को स्थायित्व देने के लिए और विभाजन करती हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाती है, आगे इंटरनोड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये आगे इंटरनोड का निर्माण करती रहती हैं। और जो ये वाली कोशिका है सबसे बाहर एंथीडियल इनिशियल, इससे आगे पूर्णधानी का विकास होता है। तो नीचे पूर्णधानी बन जाएगी, ऊपर अंडदानी बन जाएगी। ठीक है, अंडदानी अंडाकार आकार की होती हैं, पूर्णधानी गोलाकार आकार की होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम डेवलपमेंट ऑफ एंथीडियम विस्तार से पढ़ेंगे।